गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होप आई एम ऑडिबल। हाँ जी, पहले मुझे बताइए कि मैं ऑडिबल हूँ, ऑडियो वीडियो क्वालिटी दोनों की ठीक है? हाँ जी, सोनिया एंड रिची, जस्ट कंफर्म ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके। एम आई ऑडिबल? लिख दीजिए, बोथ आर ओके, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ जी सोनिया, ऑन यूर साइड? Fine. So this is your first class and we are starting with your science batch. Okay. So science में हम क्या क्या कवर करेंगे, पहले क्या कवर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मैं एक आपको पैटर्न बता देता हूं और उसके बाद आपसे मैं डिस्कस करूंगा आज की क्लास। देखो, साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का। यूजुअली साइंस का जो पोर्शन रहता है 20 to 25% रहता है। कितना? 20 to 25%। अगर मैं बात करूं, पिछली बार अराउंड 10%, मतलब 10 क्वेश्चन आए थे। उससे पहले लगभग हर साल लगभग 20 to 25 क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक साइंस हरियाणा सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं हर बार। और ये क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट होते हैं, सबसे आसान होते हैं करने में। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि ज्योग्राफी पिछली बार बहुत डिफिकल्ट थी, हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट थी, कंपैरेटिव साइंस हमेशा इजी रहती है। 10 क्वेश्चन है, यू कैन अटेम्प्ट 7 to 9 क्वेश्चंस, बिल्कुल ठीक कर सकते हो अगर आपने 6 to 10th और एक दो है जो 11 12th का हमें पढ़ना है वो मैं पढ़ाऊंगा। बस उतना कवर कर लेते हो तो सारी चीजें कवर हो जाती है। हाँ जी सोनिया, विजिबल क्यों नहीं है? आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। हाँ जी बताइए मुझे, विजिबल है? आई थिंक देर इज एन इश्यू फ्रॉम यूएस साइड। रिची, आपको वीडियो दिख रही है, मेरी आवाज सब कुछ साफ सुनाई दे रहा है? हाँ जी, कि नाउ आई थिंक सोनिया हैज ज्वाइन, तो हम कंटिन्यू रखते हैं। तो साइंस का जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है करना। आप हम 10 लेक्चर्स में लगभग पूरी 6 to 10th और ईच चैप्टर जो 6 to 10th है वो मैंने कंपाइल किया हुआ है। जैसे हम बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की। फिजिक्स में हमारे जो है सिर्फ एंड सिर्फ, अगर मैं बात करूं 6 to 10th कंप्लीट, सिर्फ एंड सिर्फ हमारे 9 टॉपिक्स बनते हैं। ये टॉपिक्स हैं, सब कुछ सब कुछ हमारा ठीक है, सिर्फ एंड सिर्फ कुछ टॉपिक बनते हैं 6 to 10, वो कंबाइन। 6th में चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, 7th में है, 8th में है, 9th में है, 10th में है, सब में वो चैप्टर है। तो हमने क्या किया है, वो कंपाइल करके सारे नोट्स एक साथ आपको हम प्रोवाइड करेंगे। अब देखो, हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट से। इजी चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हम इसे कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट से। फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है आपका फोर्स एंड मोशन। कौन सा चैप्टर आता है? फोर्स एंड मोशन। उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी, फ्लूइड, मैग्नेटिज्म, हीट, फ्लूइड, ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूनिवर्स एंड स्पेस ये ओवरलैपिंग चैप्टर है, आपका ज्योग्राफी में भी कवर होगा और आपका साइंस में भी कवर होगा। फाइन, ये सारे चैप्टर्स आपका 6 to 10th फिजिक्स पूरा कंप्लीट करती हैं। बहुत से बच्चे 6 से स्टार्ट करते हैं, फिर 7th की पढ़ते हैं, फिर 8th की, फिर 9th की, 10th की। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। मैं एक जगह आपको जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है उसको, उसके नोट्स आपको एक जगह मिलेंगे, वो एक ही क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। सेम वे मैग्नेटिज्म 3 क्लासेस में है, वो भी हम एक जगह कवर करेंगे। इस तरीके से हम हमारा पूरा साइंस का सिलेबस कवर करेंगे और जैसे ही क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे। और सारे ये नोट्स एनसीईआरटी प्लस कुछ नई बुक्स हैं, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक, उनसे मिला के आपके कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई इशू है?
हाँ जी, क्लास की टाइमिंग 7 to 9 है, बट अगर क्लास 9, 9:30, 10 तक भी एक दो बार क्लास जाएगी आपकी। फाइन। हाँ जी रिची, ये अब तक ठीक है सोनिया? नाउ इट्स ऑडिबल, एवरीथिंग इज फाइन? फाइन, ठीक है ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं कि आपको ये कवर कैसे करना है। जैसे फिजिक्स का मैंने बता दिया कि ये है। सेम वे केमिस्ट्री के हमारे 12 टॉपिक है और बायो के 16 टॉपिक है। इन टोटल एवरेज, ऑन एवरेज मैंने बताया था 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। पिछली बार थोड़े कम थे, इस बार भी मेरे हिसाब से 10 to 15 इन बिटवीन 10 to 15 क्वेश्चन आपके साइंस के रहने वाले हैं। दो चीजें हैं, बहुत से बच्चे लूसेंट प्रेफर करते हैं, बट लूसेंट से आजकल नहीं पूछा जा रहा है। हम बेसिक, आप लाइन टू लाइन, पिछली बार का लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से पूछा गया है, बाहर से कुछ नहीं पूछा गया। या तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे या लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं। तो हम वही चीज करेंगे जो वो पूछ रहे हैं और लगभग पूरा सिलेबस इससे कवर हो जाता है। सेम वे आपके टेस्ट होंगे। टेस्ट जब आपका जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ तो एक 100 क्वेश्चन का फिजिक्स केमिस्ट्री का आपका टेस्ट होगा और सारे टेस्ट आपके जो जेन्युइन सोर्स है वहीं से होंगे। फाइन। एंड ऑन द लाइंस, ये नहीं कि वन लाइनर होंगे, ऑन द लाइंस ऑफ हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में जो पूछे जाते हैं उन्हीं लाइंस पे आपके टेस्ट होंगे। क्लियर है ये? चलिए अब आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स में हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट से स्टार्ट करके सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा फोर्स एंड मोशन। ये दो टॉपिक आज हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, जितना भी टाइम लगेगा हम कोशिश करेंगे दोनों हो जाए। अगर हमारा नहीं हुआ तो हम कल की क्लास में वो कंटिन्यू करेंगे। फाइन। मेजरमेंट देखो, हाँ जी, मेजरमेंट क्या है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, बट इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। दूसरा, जो एनसीईआरटीज हैं और जो बुक्स है ना उनमें अपडेट नहीं हुआ है। 2019 में कुछ चेंजेस आए थे। 2019 में जो हमारा जो मेजरमेंट सिस्टम है उसमें चेंजेस आए थे। करंट अफेयर्स का भी बनता है इसमें, उसमें कुछ चेंजेस आए थे जिसके कारण क्या है, कुछ क्वेश्चन बनने के इस बार मैं सोच सकता हूं कि एक दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बनती है क्योंकि जो है हमारे मेजरमेंट के क्राइटेरियाज हैं वो चेंज हो गए हैं 2019 के बाद। बुक्स में वो अवेलेबल नहीं है, आपको यहाँ पढ़ाए जाएंगे वो। फाइन। अब मेजरमेंट क्या है, सीधी सी बात है, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। मेजरमेंट क्या है, हमें कोई भी चीज है उसकी क्वांटिटी, जो क्वांटिफाई जिन चीजों को कर पाते हैं हम, फिजिकल एसेट्स को हम क्वांटिफाई कर पाते हैं, उनकी हम कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेट कर लेते हैं। उससे कंपेयर करके हम क्या है, हमारा जो है हमारा जो उससे कंपेयर करके हम मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल है, 1 मीटर का मतलब है कि आपने एक 1 मीटर का स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। उसके कंपैरिजन में जब भी हम लेंथ देखेंगे उसको वो कितनी बार आएगी। फॉर एग्जांपल 10 मीटर का मतलब है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उसका 10 टाइम्स है। गेटिंग इट और नॉट? उसका 10 टाइम्स है। और ये फिजिकल क्वांटिटीज मेजर की जाती है। मेनली हम इन्हें दो उसमें डिवाइड करते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल वो है जिनमें हम हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज करते हैं, जो किसी और, जिसकी यूनिट्स जो है मेजरमेंट की यूनिट्स किसी और चीज से डिराइव्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टाइम की हमारी क्या है, सेकंड है। सेकंड जो हमारा है, टाइम जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। वेलोसिटी डिराइव्ड है। वेलोसिटी, स्पीड, वो क्या डिराइव्ड, वो किससे निकली है? टाइम पर यूनिट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, सीधी सी बात है ना? वो आपकी डिराइव्ड यूनिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यूनिट, मेजरमेंट की यूनिट क्या रखते हो। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक रिसर्च है, वो अलग अलग यूनिट्स के साथ किया जाता था। और जब हम रिसर्च पेपर को शेयर करते हैं, हमारे रिसर्च को शेयर करते हैं, तो दूसरे कंट्री के या दूसरी जगह के लोगों के लिए वो डिफिकल्ट होगा। इसलिए हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स रखे। और इसकी इंपॉर्टेंस का मैं अंदाजा बताता हूं आपको। 1998 में नासा ने एक मार्स मिशन भेजा, 1998 की बात है, और उसकी $125 मिलियन का प्रोजेक्ट था। कितने का?
$125 मिलियन का प्रोजेक्ट था एंड दैट प्रोजेक्ट फेल्ड। वो प्रोजेक्ट फेल क्यों हुआ? रीजन पता है क्या था? दो अलग अलग यूनिट्स थी। एक यूनिट यूज कर रही थी आपका एफपीएस सिस्टम जो यूके में यूज होता है, एक यूनिट यूज कर रही थी आपका एमकेएस सिस्टम जो यूएसए में यूज होता है। दोनों यूनिट अलग अलग सिस्टम यूज कर रही थी, जिसके कारण विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका 125 मिलियन का नुकसान हो गया। सोचो, नासा जैसी इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट में ऐसी गलती हो सकती है, तो हम तो कर ही सकते हैं। एंड दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर डे टू डे लाइफ, जो आपकी रूटीन होता है उसमें ये चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए कि क्वांटिटीज को मेजर कैसे किया जाता है। फाइन, तो उसी के चलते हम आज का हमारा टॉपिक है और इसे डिटेल में करेंगे। ए यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी विद विच अननोन क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड। वही सिंपल, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी, सारी की सारी आपके लिए अवेलेबल होंगी, आपको मुझे सुनना है। फाइन, ठीक है। वही चीज, मैंने ये पेन को मान लिया, इसको एक यूनिट दे दी, एक कोई भी यूनिट दे दी, कोई भी साइंटिस्ट है वो किसी स्टैंडर्ड को एक यूनिट देता है, उसके कंपैरिजन में फिर आपका उसको कंपेयर करते हैं, किसी भी चीज को मापना होता है। लेंथ की यूनिट 1 मीटर दी तो 10 मीटर का मतलब है इसका 10 टाइम्स। अगर 1 किलो ग्राम बोल रहे हो, उसका मतलब है आपने 1 किलोग्राम सेट किया हुआ है, 10 किलोग्राम हुआ तो 10 किलोग्राम आपका क्या है, उसका 10 टाइम्स है। अब ये सेट कहां करते हैं, कैसे करते हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ रहे हो? और क्या क्या किस चीज से कौन सी क्वांटिटीज को सेट करते हैं वो हम बात करेंगे। फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटीज इंटरनेशनल सिस्टम में ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और ये इनकी यूनिट्स हैं। सातों याद होनी चाहिए। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स जो है हमारी 7 है, ठीक है। कौन सी है? केल्विन। केल्विन किसके लिए? टेम्परेचर के लिए। केल्विन किसके लिए? टेम्परेचर के लिए। देन डिस्टेंस, लेंथ मेजर करने के लिए हम क्या है? मीटर। मीटर। करंट, फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एम्पेयर। टाइम, सेकेंड। मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एटॉमिक लेवल पे जब हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं तो मोल यूज करते हैं। किलोग्राम, मास ऑफ एनीथिंग, जो उसका इंटरनल मास है उसकी बात कर रहे हैं। कैंडेला, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कैंडेला क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स आपको याद रखनी है। 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स आप याद रखोगे। केल्विन टेम्परेचर की, मीटर, एम्पेयर, सेकंड, मोल, किलोग्राम, कैंडेला। कैंडेला किसकी है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। अब जो देखो, मैं पहले कंसेप्ट क्लियरिटी करूंगा और जो फिर आपको रट्टा मारना है, जो याद करना है, वो मैं साथ के साथ आपको बताऊंगा। सिर्फ ये चीजें आपको इसमें से याद करनी है। फाइन, सबसे पहले आ जाते हैं हम। बेसिक चीजें हैं, स्टैंडर्ड यूनिट आपको पता लगी। देखो, हर चीज, जैसे मेजरिंग टेप यूज करते हैं घर में, हम बैलेंस यूज करते हैं, मेजरिंग जार यूज करते हैं, क्लॉक यूज करते हैं, ये सारे क्या इंस्ट्रूमेंट्स है। ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको कुछ मेजर करने में हेल्प करते हैं और ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ये क्या यूज करते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। अब कॉमन सिस्टम जो वर्ल्ड में फॉलो होते हैं, ये तीनों याद करोगे। आपका एफपीएस सिस्टम है, फुट, पाउंड एंड सेकंड। यूजुअली ये यूके में यूज होता है, यूनाइटेड किंगडम। फुट आपका लेंथ के लिए यूज होता है, पाउंड मास के लिए और सेकंड फॉर द टाइम। सीजीएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम, ये आपके स्टैंडर्ड जो पूरे वर्ल्ड में यूज होते हैं। एमकेएस सिस्टम में मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। यूजुअली जो साइंटिस्ट है ना, जैसे वेट लैब में काम करते हैं, किसी लेबोरेटरी में काम करते हैं, केमिस्ट्री, बायो, वहाँ सीजीएस सिस्टम यूज करते हैं। वहाँ क्वांटिटीज हमें लोअर अमाउंट में अगर यूज करनी होती है तो वहाँ हम सीजीएस सिस्टम यूज करते हैं। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो एमकेएस यूज होती है पूरे वर्ल्ड में। जो डाटा है वो एमकेएस में रिलीज किया जाता है ज़्यादातर जर्नल्स के द्वारा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट है एमकेएस। मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास, सेकंड फॉर टाइम। अब ये आपको याद रखना है, ये 3 आपके अलग अलग मेजरिंग सिस्टम है। अगर मैं बात करूं, कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो फॉलो होते हैं वर्ल्ड में। फाइन, अब जो मेन चीज पे मैं आता हूं, आपको पता था कि यूनिट्स हैं
उनका स्टैंडर्ड चेंज हुआ 2019 में। फाइन, अभी तक ज़्यादातर बुक्स में ये आया नहीं है। हम जो नया स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से हमारी यूनिट्स पढ़ेंगे। 2009 में 7 SI यूनिट में से 4 का डेफिनेशन चेंज की गई। किस किस 4 की? किलोग्राम, एम्पेयर, केल्विन एंड मोल। इनकी डेफिनेशन चेंज की गई, इनका स्टैंडर्ड चेंज किया गया। पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज को इनमें स्टैंडर्ड मानते थे, फिर हमने चेंजेस किए जिसमें हम क्या है, थ्योरी बेस्ड, अगर मैं बात करूं थ्योरेटिकल अप्रोच, एक कांस्टेंट, एक वर्ड यूज करते हैं हम, कांस्टेंट को यूज करके हम इनकी स्टैंडर्ड यूनिट निकालते हैं। किसको यूज करके? कांस्टेंट को यूज करके। और ये हम डिटेल में करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लैंक कांस्टेंट है, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये कांस्टेंट है सारे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एवोगैड्रो नंबर है, इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज हैं। इनकी क्या है? स्पेसिफिक वैल्यूज हैं। उन वैल्यूज के बेसिस पे हम हमारा क्या निकालते हैं? एसआई यूनिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट निकालते हैं। और ये सारे चेंजेस 2019 में किए गए। क्यों किए गए हम बात करते हैं, क्योंकि हमने जो पहले स्टैंडर्ड रखे थे उनमें क्या होता था, वेरिएशन आ जाती थी। चाहे मिली सेकेंड्स की वेरिएशन हो, चाहे वो 0.00001 मीटर की वेरिएशन हो, वो वेरिएशन कई बार क्या होती है, आपके जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन है, रॉकेट लॉन्चिंग है, यहाँ मिनी सेकेंड्स भी आपका, नैनो सेकेंड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपका रिजल्ट टाइम थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो आपका रिजल्ट क्या है? गड़बड़ हो जाता है। चलिए सबसे पहले टाइम की यूनिट की बात कर लेते हैं। किसकी यूनिट की बात कर लेते हैं? टाइम की। अब आपको इसमें से क्या याद रखना, पहले कंसेप्चुअल पार्ट पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे कंसेप्चुअल पार्ट के बाद कि आपको इसमें से याद क्या करना है। फाइन, देखो द सेकंड, जिसका सिंबल एस है, इज एसआई यूनिट ऑफ टाइम। इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सीसियम फ्रीक्वेंसी। सीसियम, सीसियम एक एटम है, एक आप कह सकते हो मेटल है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? जिसकी अनपर्टर्ब्ड ग्राउंड स्टेट हाइपर फाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी लेकर हम क्या करते हैं? सेकंड को एक्सप्रेस करते हैं। अब ये सारी चीजें आपके लिए नई हैं। क्यों नहीं है? मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं। क्या होता है, आपका जो सीसियम एटम की जो हाइपर फाइन, ये वर्ड याद रखना, हाइपर फाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है ना, वो चेंज नहीं होती। सिंपल सिंपल है। जैसे हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके एनर्जी लेवल चेंज होते हैं। सिंपल, एनर्जी लेवल चेंज होते हैं, एक एनर्जी लेवल टू दूसरे एनर्जी लेवल जाते हैं। जहां कई बार क्या होता है, हाइपर फाइन फ्रीक्वेंसी होती है, जहां एनर्जी लेवल बहुत कम चेंज होता है। जब वो एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट आता है तो वो रेडिएशन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है बच्चे? रेडिएशंस रिलीज करता है। ये समझो, वो आपका क्या है, वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ की आपकी फ्रीक्वेंसी की आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करेगा। उसके बेसिस पे सेकंड को डिफाइन किया जाता है। हाँ जी, सोनिया एंड रुचि, अपर्णा, अखिल, बताइए मुझे। जो भी चीज आपको समझ ना आए वो मुझे बताना, ठीक है? हाँ जी, अपर्णा एंड अखिल, हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड है। वो किससे ली गई है? 2019 में क्या चेंजेस किए गए वो ध्यान से सुन लो। क्या है, एक सीसियम एटम होता है। क्या होता है आपका? सीसियम एटम होता है। हाँ जी, सीसियम एटम का क्या हाइपर फाइन फ्रीक्वेंसी होती है। हाइपर फाइन फ्रीक्वेंसी, सिंपल भाषा में उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट होके जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो कुछ हाइपर फाइन फ्रीक्वेंसीज होती हैं। क्या होती है? हाइपर फाइन फ्रीक्वेंसी। केमिस्ट्री में नहीं जाना डिटेल में।
अब इसकी क्या होती है, ये जो रेडिएशन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसकी क्या है, वेवलेंथ होगी। इस वेव की कुछ पर्टिकुलर क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, मान लो ये एक क्रस्ट है, ट्रफ और क्रस्ट, ये वेवलेंथ है, ये क्या है, आपकी वेव की वेवलेंथ है। देखो सारी चीजें समझाना जरूरी है आप लोगों को, ताकि आप कुछ भी मिस मत करो। ये वेवलेंथ है। अब कितनी वेवलेंथ एक सेकंड में, ध्यान से सुनना, एक सेकंड में कितनी वेवलेंथ एक पॉइंट को क्रॉस करेगी, वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको 100 वेवलेंथ क्रॉस कर रही है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 100। 100 उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बच्चे, 100 उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मतलब ऐसी 100 वेव्स उस पॉइंट को पर सेकंड क्रॉस करती है। ये दो तीन चीजें जो मैंने बताई, ये समझ आई है। अखिल, अपर्णा, रिची, सोनिया, बताओ मुझे, सीसियम एटम को यूज करके हम टाइम को डिफाइन करते हैं, सेकंड को डिफाइन करते हैं। पहली चीज ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सीसियम एटम फर्स्ट, यू कैन राइट दीज थिंग्स। दूसरी चीज क्या है कि सीसियम एटम की हाइपर फाइन फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। सीसियम एटम का एटॉमिक नंबर जरूर याद करना। देखो एक मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, एक मैं बता रहा हूं कि आपको ये फैक्ट आने चाहिए। क्लियर? हाँ जी। पहला फैक्ट क्या है कि जो सेकंड को डिफाइन करने के लिए कौन सा एटम यूज किया, सीसियम एटम यूज किया। उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 133। ठीक है, सीसियम एटम आपका, सॉरी, मास नंबर कितना है, 133, सीसियम 133। उसकी क्या चीज यूज की है, हाइपर फाइन फ्रीक्वेंसी यूज की है, हाइपर फाइन फ्रीक्वेंसी यूज की है। उसके बेसिस पे आप सेकंड को डिफाइन करते हो, उसके बेसिस पे क्या करते हो, सेकंड को डिफाइन करते हो। और ये अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट में होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी एक्सपेरिमेंट कर लिया। ये एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में होगा जहां और डिस्टरबेंसेस नहीं होंगे। बताइए मुझे, क्लियर है? यहां तक बताइए मुझे, सब कुछ क्लियर है? हाँ जी, सभी लिखिए। सोनिया, रिची, आप लिखिए। और जो रिकॉर्डेड देखेंगे वो बच्चे डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ समझना है तो। जितने भी बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे वो डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? देखो आपका इंटरेक्शन बहुत जरूरी है ऑनलाइन क्लासेस में, ये बहुत जरूरी होता है कि आप मुझसे इंटरेक्ट करो, कुछ भी चीज मिस हो रहा है आप मुझसे बात करो। फाइन। अब डेफिनेशन आप देखोगे, हाँ जी, अब देखो डेफिनेशन, अब आपको थोड़ा समझ आएगा। एसआई यूनिट क्या है सेकंड की, मतलब टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकंड। क्या है, इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सीसियम फ्रीक्वेंसी। उसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू लेके क्या लेते हैं, किस स्टेट में लेते हैं, ग्राउंड स्टेट हाइपरफाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ सीसियम 133 एटम। ठीक है, अब देखो हम क्या ले रहे हैं, उसके जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, टू बी 9,192,631,770। ये क्या है, इतनी फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ हर्ट्ज, हर्ट्ज की यूनिट में ये एक्सप्रेस करें, वो किसके बराबर है, सेकंड इनवर्स के बराबर है। किसके बराबर है, सेकंड इनवर्स के बराबर है। इसका मतलब सिंपल सिंपल समझो, जो सीसियम एटम से फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन निकल रही है ना, उसके इतने पीरियड्स अगर तुम काउंट कर लोगे, जितने टाइम में उसके इतने पीरियड्स, मतलब इतनी वेवलेंथ वो क्रॉस करेगी कि एक पॉइंट से कितनी, 9,192,631,770। एग्जैक्ट नंबर चाहे याद ना हो, लेकिन इतना पीरियड अगर वो क्रॉस कर जाती है तो वो क्या कहलाती है भाई, वो टाइम जितने में इतनी फ्रीक्वेंसी है, मतलब पर यूनिट फ्रीक्वेंसी होती है ना, सेकंड, एक सेकंड में कितना क्रॉस करती है, सेम वे एक इतने पीरियड्स अगर आपने काउंट कर लिए, इसका मतलब वो टाइम कितना है, एक सेकंड है।
The effect of definition is that second is equal to the duration of this number periods of radiation corresponding to transition between two hyperfine levels. उन hyperfine levels के बीच में जो transition हो रहा है उसके टाइम जो रेडिएशन निकल रही है उसका पीरियड, अगर इतना पीरियड है वो कितने टाइम में है, वो 1 सेकेंड में है. दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ योर टाइम सेकेंड. क्लियर है ये? इसमें जो जो चीजें आपको याद करनी है, सीसीएम एटम याद करना है, उसका एटॉमिक मास 133 याद करना है, हाइपरफाइन फ्रीक्वेंसी आपने याद करनी है, और उसके इतने पीरियड्स में अंदाजा होना चाहिए इतने उसके पीरियड्स में 1 सेकेंड का टाइम लगता है. बस क्लियर है यहां तक? बिल्कुल. टाइम की सेकंड की डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं? और आज की क्लास थोड़ी स्लो होगी क्योंकि फर्स्ट क्लास है, उसके बाद हम थोड़ा फैक्ट बेस्ड और दोनों तरीके से फास्ट चलेंगे. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम फिर. देन लेंथ, मीटर. अब मीटर को जो है पहले कैसे डिफाइन करते थे, एक ना आपकी जो है टाइटेनियम बेस्ड कह सकते हो, एक छड़ होती थी, एक रोड होती थी पेरिस में वहां उसको 1 मीटर डिफाइन किया जाता था. उसी की कॉपी इंडिया में होती थी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में उसकी कॉपी होती थी. हम भी उसी बेसिस पे 1 मीटर डिफाइन करते थे. बट ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ड्यू टू टेम्परेचर, मॉइस्चर, आपका इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो जाती थी, वेरिएशन, चाहे वो बहुत कम वेरिएशन हो वो चेंज हो जाती थी. इसलिए हमने मीटर को, लेंथ की, मीटर की डेफिनेशन को दोबारा से डिफाइन किया. क्या डिफाइन किया? द मीटर सिंबल तो हमें पता है एम है. इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. अब यहां कांस्टेंट, अब पहले केस में आपने कांस्टेंट, वहां हमने क्या ली, हमने पीरियड्स काउंट किए. किसके पीरियड्स काउंट किए? आपकी जो हाइपर फाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है सीसीएम एटम के. यहां हम स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट मानते हैं. स्पीड ऑफ लाइट आप देखते हो, यूजुअली आप ये पढ़ते हो ना, मीटर पर सेकंड. पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, बताओ मुझे. 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? एग्जैक्टली यही पढ़ते हैं. एक्चुअली में वो 3 इंटू नहीं होता, वो होता है 2.99792,458. हम इसको राउंड ऑफ फिगर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, इसलिए 10⁸ ये होता है एक्चुअल में स्पीड ऑफ लाइट ये है. अब बताओ कि जब हमें ये पता है स्पीड ऑफ लाइट ये है मीटर पर सेकंड, सेकंड की डेफिनेशन आपको पता है, सेकंड की वैल्यू आपको पता है, तो मीटर की वैल्यू निकाल लोगे. मीटर की वैल्यू क्या होगी? 1 मीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन दीज सेकंड्स. बताओ इतने सेकंड्स में 1 बाय 2.99792,458 इंटू 10⁸ इतने सेकंड्स में जितना लाइट ट्रेवल करेगी इन वैक्यूम, वो आपका 1 मीटर होगा. यहां आपको लाइट को डिफाइन करने के लिए कांस्टेंट क्या चाहिए? अब याद क्या करना है? लाइट को डिफाइन करने के लिए, सॉरी, मीटर को डिफाइन करने के लिए, माय बैड, मीटर को डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कितनी है? 299792458. क्लियर? इससे हम मीटर की डेफिनेशन लेते हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन लेते हैं. क्लियर है सबको? बताओ मुझे. देखो मैं इंटरेक्टिव क्लास रखने वाला हूं, मैं 1 वे क्लास नहीं होगी मेरी. यू हैव टू, आप अपना माइक भी ऑन कर सकते हो, ठीक है, आप मुझसे बातें भी कर सकते हो. इंटरेक्टिव क्लास होनी चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए. ठीक है, समझ आ रहा है ये? ठीक है अखिल, क्लियर है? देखो मैं इन चीजों को आपको एक लाइन में, एक टेबल में भी बता सकता था, लेकिन ये चेंजेस आए हैं जो बुक्स में नहीं है. आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. कुछ चेंजेस हुए हैं जो नए, वो पता होने चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट किलोग्राम आ जाओ.
अब इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। अब किलोग्राम जो डिफाइन किया गया, 3 फंडामेंटल यूनिट्स फिजिकल कांस्टेंट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एक से तो हमने क्या है, स्पेसिफिक एटम ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी सीसीएम, जिससे हमें सेकंड पता है। सीसीएम से हमने क्या निकाला, सेकंड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि इससे हमें मीटर की डेफिनेशन पता लगी। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्वेश्चन बन सकता है, मास को डिफाइन करने के लिए, मास की जो यूनिट डिफाइन करने के लिए, मतलब किलोग्राम डिफाइन करने के लिए, यू नीड प्लैंक कांस्टेंट। जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है 12th 11th 12th में, उन्हें पता होगा प्लैंक्स कांस्टेंट हम यूज करते थे। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो सिर्फ याद रखेंगे कि आपका जो मास है उसकी यूनिट दैट इज किलोग्राम डिफाइन करने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक आपको सेकंड किससे निकालते हैं, सीसीएम एटम की हाइपर ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी से। दूसरा आपका स्पीड ऑफ लाइट मीटर निकालते हैं। तीसरा प्लैंक्स कांस्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट से ही हम किलोग्राम को डिफाइन करते हैं। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद रखोगे 6.62 इंटू 10 रेज टू पावर -34। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे नोट्स आपके साथ शेयर होंगे, मतलब जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, आपको मिलेंगे पीडीएफ की फॉर्मेट में, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, ये याद करनी है। अब यहां एक चीज क्या होगी कि किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए ये चीज चाहिए, क्या क्या, हाइपर ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ सीसीएम एटम, स्पीड ऑफ लाइट एंड प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीजों से तो हम सेकंड और मीटर निकालते हैं, और इससे हम फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, हमारा किलोग्राम की वैल्यू आ जाएगी। एक्चुअल वैल्यू किलोग्राम की क्या है, गॉट दिस और नॉट। अब डेफिनेशन क्या है, देखो अगर मैं सिंपल बात करूं, प्लैंक्स कांस्टेंट है, द इफेक्ट ऑफ दिस डेफिनेशन इज टू डिफाइन द यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब एक चीज देखो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मीटर की तो हमने वैल्यू निकाल ली थी, कहां से निकाली थी भाई, कहां से निकाली थी, स्पीड ऑफ लाइट से। सेकंड की कहां से निकाली थी हमने ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ सीसीएम एटम, उससे निकाल ली थी, बच गया किलोग्राम। जब हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो हम किलोग्राम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, समझ रहे हो। तो यहां इंपॉर्टेंट क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो इसकी यूनिट है ना 6.626070 15 इंटू 10 रेज टू पावर -34, ये क्या है आपका, किस फॉर्म में होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जब हमें h की वैल्यू पता है तो पर केजी की हम वैल्यू निकाल लेंगे किसी भी चीज की। क्लियर है यहां तक। तो याद क्या करना है, मास की यूनिट है किलोग्राम, किलोग्राम के लिए ये 3 चीज चाहिए, जिसमें इंपॉर्टेंट है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 6.62 इंटू 10 रेज टू पावर -34। क्लियर, याद रखोगे, ये भूलना नहीं है। जो जो मैंने बोला है कि आपको ये याद रखना, वो तो बिल्कुल याद होना चाहिए। देन आ जाओ इलेक्ट्रिक करंट। ये पूछे गए हैं, जो चीज मैं बता रहा हूं ना, ये जैसे यूपीएससी का आपका, एक और चीज बता देता हूं, जो हरियाणा के साइंस के क्वेश्चन है ना, आप उठा के देखोगे, मेरे रिसर्च से मैंने सारी चीजें एनालाइज करके बता रहा हूं, कि जो यूपीएससी का जो सीएपीएफ का पेपर है और जो सीडीएस का पेपर है, उनमें जो साइंस के क्वेश्चन है ना, वो हरियाणा रिपीट करता है, या कई बार यूपी बीसीएस से रिपीट कर देता है। मैं पर्सनल आपको दिखा सकता हूं कि क्वेश्चंस ऐसे सेम लाइन पे, कई बार सेम क्वेश्चन भी होता है, सेम क्वेश्चन भी रिपीट करते हैं ये लोग, क्योंकि देखो सीएससी में तो आता नहीं बेसिक साइंस के क्वेश्चन, तो उन्हें वो चाहिए, और वो यूजुअली मैंने देखा है वो फॉलो करते हैं सीएपीएफ और सीडीएस के पेपर को। ठीक है, हरियाणा वाले, मैंने हरियाणा के 4 मेंस दिए 2012 से लेके 2021, मतलब लेटेस्ट जो था वो मेंस भी मैंने लिखा था। इस बार तो बिल्कुल ही गड़बड़ हुई है, पता नहीं क्या हुआ है, बट हाँ मैं
पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आपकी साइंस हिस्ट्री समवट ज्योग्राफी है तो ऑलमोस्ट आप इन हो। अभी तक जो सिनेरियो रहा है, पिछले 4 पेपर का बता रहा हूं मैं, 1 का नहीं, 2 का नहीं, 4 का बता रहा हूं। हिस्ट्री सबसे ज्यादा वेटेज रही है चारों में, हिस्ट्री कभी भी कम नहीं आई है हरियाणा में, साइंस यूजुअली ज्यादा रहती है, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी। ये बेसिक आपके क्लियर हैं तो हरियाणा का प्रीलिम्स आराम से निकलेगा। फाइन। करंट, और इस बार ड्यू टू गवर्नमेंट अगर मैं बात करूं इलेक्शंस हैं, तो हरियाणा का पोर्शन थोड़ा अच्छे से करना, उन्हें शो करना है कि हरियाणा के बच्चों के लिए हम स्पेशली हरियाणा के क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो चांसेस है बन सकते हैं, तो हरियाणा का पार्ट भी हम अच्छे से कवर करेंगे। फाइन। अब अंपेयर को जब हम डिफाइन करते हैं, हाँ जी, अंपेयर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है, इसको डिफाइन करना है हमें। फाइन। इसकी डेफिनेशन के लिए आपको, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन का बेसिक चार्ज कितना है वो पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन का बेसिक चार्ज कितना है वो पता होना चाहिए, आपकी एम्पेयर की डेफिनेशन हो जाएगी। ये भी चेंज की गई थी 2019 में, ठीक है। द एम्पेयर सिंबल इज ए, सिंबल क्या है ए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। अब ये एलिमेंट्री चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर ये नेगेटिव चार्ज क्यों, बेटा पॉजिटिव भी होता है इलेक्ट्रॉन का, अगर मैं बोलूं एंटी पार्टिकल भी होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन जैसी होती है, बट उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, हम उनमें नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज की वैल्यू है उसे बोलते हैं हम एलिमेंट्री चार्ज। वो कितनी ले रहे हैं हम, 1.602 इंटू 10⁻⁻19। याद कर लो, ये एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू याद कर लो। एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1.60 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। ये व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट सी, कॉलम में एक्सप्रेस किया जाए, विच इज इक्वल टू एम्पेयर सेकेंड। ये किस में, कॉलम में एक्सप्रेस किया जाए, जो किसके बराबर है, एम्पेयर सेकेंड के बराबर है। किसके बराबर है, एम्पेयर सेकेंड के बराबर है। वेयर द सेकेंड इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, वही सीसीएम की फ्रीक्वेंसी से हम सेकेंड डिफाइन कर सकते हैं। सीसीएम की फ्रीक्वेंसी से क्या डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं हम, सेकेंड। The effect of this definition is that 1 ampere is the electric current corresponding to flow of 1 by 1.60 into 10⁻⁻19 elementary charge per second। 1 अम्पेयर क्या है, वो करंट है। ध्यान से सुनना, डेफिनेशन 1 मिनट में याद हो जाएगी। जब आप ये कह रहे हो, यूजुअली क्या है, ये जो है हम क्या लेते हैं, 1 कॉलम को हम अम्पेयर सेकंड के बराबर लेते हैं, 1 अम्पेयर सेकंड के बराबर लेते हैं। सिंपल बता रहा हूं डिफाइन। और 1 कॉलम चार्ज कितना होता है, 1 कॉलम चार्ज होता है आपका 1 बाई 1.602 इंटू 10⁻⁻19 पार्टिकल्स का। कितने पार्टिकल्स का, 1 बाई 1.60 इंटू 10⁻⁻19, लगभग मैं बोलूं तो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है ये टोटल। ये डिफाइन करता है, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर फुल फ्लो करते हैं पर यूनिट सेकंड, वो 1 एम्पेयर के बराबर हो जाएगा। अब उनमें टोटल चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना है, तो 6.06 इंटू 10⁻18 लगभग इतने इलेक्ट्रॉन्स में कितना होगा, 1 कॉलम चार्ज होगा। पहले ऐसे ही डिफाइन करते थे कि 1 कॉलम चार्ज पर यूनिट सेकंड जो होता है वो आपका 1 एम्पेयर होता है। तरीका वही है, थोड़ी डेफिनेशन चेंज कर दी, क्योंकि आपका यहां सेकंड के लिए क्या लेते हैं हम, हाइपर फ्रीक्वेंसी ऑफ सीसियम, और एलिमेंट्री चार्ज एक कांस्टेंट है जो कितना ले रहे हैं हम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब बताओ ये समझ आ गया कि नहीं आ गया, हाँ जी अखिल। सही दोबारा से बताना, 6 into 10 जो आपने अभी बताया। देखो सिंपल है, आप ये बताओ, एक जो है आपका एलिमेंट्री चार्ज कितना ले रहे हैं हम, इतना ले रहे हैं, है ना। यस सर। तो इतने पार्टिकल्स कितने होंगे, मैथ से सोल्व करो इसको,
सोल्व करो इसको, सोल्व करोगे तो लगभग कितना आएगा 6 पॉइंट इंटू 10 रेज टू पावर। ये अगर मैं बात करूं, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है आपका, जो है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और हम क्या लेते थे, अब ये करोगे तो ये इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और जो एम्पेयर होता है इतने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट सेकेंड, जो उसका चार्ज होता है इतने इलेक्ट्रॉन्स का, उतना चार्ज एक सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, वो किसके बराबर है, 1 एम्पेयर के बराबर है। यहां ये लेते हैं हम, अगर सिंपल बात करूं, यहां हम 1 कॉलम चार्ज लेते हैं, और 1 कॉलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स का होता है, इतने इलेक्ट्रॉन्स का होता है। क्लियर है ये? हाँ जी, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया और 1/1.6 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कर दिया, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स का, 1 इज इक्वलेंट टू 1 कॉलम इक्वलेंट टू किसके बराबर आ गया, इतने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर आ गया। पर यूनिट सेकंड कितना हो जाएगा, वो 1 एम्पेयर हो जाएगा। मान लो बट हम ये समझ नहीं आया कि एम्पियर की फिर कितनी वैल्यू आ रही है, तो कूलम हुआ ना 6 into 10 raised to power 18। एम्पेयर, देखो चार्ज हुआ, ये चार्ज पर सेकंड, अगर इतना चार्ज पर सेकंड किसी वायर से क्रॉस कर रहा है, किसी पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, पर यूनिट टाइम लो ना, अब ओके सर, समझ रहे हो ना, पर यूनिट टाइम, वो आपका 1 एम्पेयर होगा। सर थोड़ा सा इसमें कूलम और एम्पियर में कंफ्यूजन हो रहा है। देखो 1 कॉलम सिंपल सी बात है, एक चार्ज की वैल्यू है, ठीक है, और एम्पेयर है चार्ज फ्लो की वैल्यू, सिंपल समझो, पर यूनिट टाइम। ठीक है सर, ठीक है। समझ गए ना? हाँ जी, यस। हाँ ठीक है। अखिल एंड बाकी सबको आ गया समझ? क्लियर? नेक्स्ट है केल्विन। इसमें क्या याद रखना है आपको, एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू याद रखनी है, आपको कितने पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, वो कई बार पूछ लेते हैं, तो वो 1/1.602 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9, इसको सोल्व करोगे वो उतने इलेक्ट्रॉन्स, उतने पार्टिकल्स का चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। हाँ जी, टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर होता है क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है, सिंपल सी बात है, उसी को आपका जो है कितना ठंडा है कितना गर्म है वो टेम्परेचर है। पहले यूजुअली हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, डिग्री सेल्सियस हम पढ़ते आ रहे हैं, बट जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस नहीं है, वो क्या है, केल्विन है। ये आपने सुना भी होगा केल्विन, ठीक है। केल्विन पहले ना हम किससे डिफाइन करते थे, केल्विन पहले हम जो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से डिफाइन करते थे, मतलब जहां आपका लगभग 273.16 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस से केल्विन की डेफिनेशन आती थी, अगर सिंपल भाषा में बोलो तो। अब हम इसे एक कांस्टेंट यूज करके करते हैं, अब हम इसे क्या है, एक कांस्टेंट यूज करते हैं, उस कांस्टेंट का नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है 1.380 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23। इसको यूज करते हैं हम केल्विन को डिफाइन करने के लिए। किसको डिफाइन करने के लिए, केल्विन को डिफाइन करने के लिए। अगर मैं सिंपल बात करूं, जो है आपका जो है, जो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो ये है, इसकी जो यूनिट है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब किलोग्राम की डेफिनेशन भी हमने निकाल ली है। किलोग्राम के लिए हम कांस्टेंट यूज कौन सा करते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। मीटर के लिए हम क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, हाइपर फ्रीक्वेंसी ऑफ सीसियम एटम। अब ये सारी चीजों से हम क्या निकाल सकते हैं, केल्विन की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, केल्विन की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? अब डेफिनेशन इसके कारण आपको यहां याद क्या करना है, केल्विन बेसिक यूनिट है किसकी, टेम्परेचर की। केल्विन क्या है, एसआई यूनिट है टेम्परेचर की, और केल्विन को निकालने के लिए कौन सा कांस्टेंट जरूरी है,
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जरूरी है जिसकी वैल्यू 1.3 इंटू 10⁻⁻23 याद करोगे। क्या याद करोगे? 1.3 इंटू 10⁻⁻23, इतना याद हो गया। अब डेफिनेशन क्या है? द इफेक्ट ऑफ दिस डेफिनेशन इज दैट 1 केल्विन इज इक्वल टू द चेंज ऑफ thermodynamic temperature that results in change of thermal energy by 1.38 into 10⁻⁻23 joules। मतलब सिंपल सी बात है कि जो टेम्परेचर, ध्यान से सुनना, और इसमें वही लेंगे जो हमारे स्टैंडर्ड सीसियम एटम की फ्रीक्वेंसी है, आपका लाइट की जो स्पीड है, कांस्टेंट वही रहेंगे। जो थर्मल एनर्जी किसी भी पार्टिकल की या किसी भी मटेरियल की, मास मैटर की, हम जब थर्मल एनर्जी कितने से डिफर करें, 1.380 इंटू 10⁻⁻23 थर्म, वो क्या है आपका, किसके बराबर है? 1 केल्विन के बराबर है। किसके बराबर है? 1 केल्विन के बराबर है। क्लियर है? हाँ जी। अगर देखो ये चीजें ना नई आई हैं और चेंजेस ये नए आए हैं, तो आपको बेसिकली जो मैं बात करूं तो जो मेन चीज याद रखनी है, यूनिट क्या है, कांस्टेंट क्या है, कौन से कांस्टेंट से ये डिफाइन करना है, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर डेफिनेशन, कई बार मुझे नहीं लगता कि हरियाणा वाले पूछेंगे, बट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, इस एग्जाम में थोड़ी अनसर्टेनिटी ज्यादा है। पिछली बार जैसे, वो मैं क्लासेस में हमेशा पढ़ाता हूँ, 11th क्लास की केमिस्ट्री का एवरीडे केमिस्ट्री से 3 डायरेक्ट क्वेश्चन थे। एवरीडे केमिस्ट्री से मैं हमेशा से, क्योंकि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में, CDS में, CAPF में उस चैप्टर से पूछे गए हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, हमें बेसिक स्टिक करना है कि 10वीं तक के सारे पढ़ने हैं। कुछ चैप्टर्स हैं बायो के और कुछ चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो हमने +1 +2 की बुक से करना है, बाकी कुछ भी इधर उधर से हमें नहीं करना। फाइन? क्लियर है? मोल, मोल का कंसेप्ट बहुत जरूरी है आगे भी समझने के लिए, और इस पे क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आए हैं। मोल को डिफाइन करते हैं हम एवोगैड्रो नंबर से। किससे डिफाइन करते हैं? एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो कांस्टेंट कह लो। ये आपने क्लासेस में, लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट से डिफाइन करते हैं। अब सिंपल सी बात है, एटॉमिक लेवल पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा होते हैं। अब 1 दर्जन केले हैं, 12 केले हैं, हमने डिफाइन कर लिया 12, उसके यूनिट डिफाइन कर ली 12। एवोगैड्रो नंबर हमने डिफाइन किया, जो हम एटॉमिक पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूलर पार्ट लेवल पे, हम उनको काउंट कैसे करें, अगर सिंपल भाषा में बोलूं कि कैसे काउंट करें, उसके लिए एवोगैड्रो नंबर यूज करते हैं। द मोल इज SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल इज एग्जैक्टली दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज। एलिमेंट्री एंटिटीज का मतलब है, जब तुम एटम की बात करते हो तो मतलब इतने एटम्स, अगर किसी चीज के कितने एटम्स, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, तो वो किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर। अगर इसके इतने मॉलिक्यूल है तो वो भी किसके बराबर है? 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें ना आगे जो है, आगे जाके केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, बट यहां मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं आप लोगों को कि ये है क्या। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका सिंबल क्या है? N ऑफ ए सिस्टम इज मेजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्री एंटिटीज। चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे वो आयंस हैं, चाहे वो आपका, हाँ जी, मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम है, उसकी कितनी एंटिटीज है वो डिफाइन करता है आपका मोल। और ये मोल कितना है आपका? 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर से डिफाइन होता है। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। मोलिकुलर मास क्या है, मोलिकुलर नंबर, मोलिकुलर मास क्या है, एवोगैड्रो नंबर से वो रिलेट कैसे करता है,
वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ये पूरा होलिस्टिकली ये कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेट पीसीएस में, सारे स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलो हम बात करते हैं। किस किस को 1 मोल पता है? आप चारों में से सबको पता है 1 मोल की डेफिनेशन? एक एटम का अगर हमें मास डिफाइन करना है तो एक एटम का मास कैसे डिफाइन करते हैं? ये किस किस को पता है? 1 एटम, 1 एटम का मास होता है आपका, हम किससे डिफाइन करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। किससे? पहले हम उसे AMU लिखते थे, अब सिर्फ U से डिफाइन करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, लिख लो चाहे। 1 एटॉमिक यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, यू से डिफाइन करते हैं, पहले AMU से करते थे। वो किसके बराबर है? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम के मास के बराबर है एक एटॉमिक यूनिट। फॉर एग्जांपल, हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन आपका है 14, तो नाइट्रोजन 14 का मतलब है कि उसका जो एटॉमिक मास है वो 14 है। मतलब इस डेफिनेशन के हिसाब से 1/12 ऑफ जो कार्बन एटम का मास है उसका 14 टाइम है वो, और 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम क्या है? 1 एटॉमिक यूनिट। यहां तक समझ आया 1 एटॉमिक यूनिट क्या है? अब ये तो बहुत छोटी वैल्यू होगी, ये तो आपका एटॉमिक मास हो गया ना। अब आपका जो है मोलर मास क्या होता है? ये तो हो गया एटॉमिक मास। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास, मोलर मास होता है जब आप एटॉमिक मास, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक मास है 12, नाइट्रोजन का है 14, हाइड्रोजन का है 1, हीलियम का है आपका जो 4, ये एटॉमिक मास है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का है 16। जब आप ग्राम्स में इसको लिखते हो, किसमें? ग्राम्स में, वो मोलर मास हो जाता है। लेकिन मैंने ऐसे सीधा क्यों बोल दिया? ग्राम्स में लिख दिया तो ये मोलर मास क्या हो गया? ग्राम्स में लिखने से मोलर मास कैसे हो गया? एक्चुअली मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वो उसका मोलर मास होता है। एनी सब्सटेंस, वो उसका मोलर मास है। जैसे कार्बन के 12 ग्राम है, सिंपल सुन लेना, कार्बन के 12 ग्राम है, उसमें कितने मोलिक्यूल, कितने एटम होंगे? अगर आप कार्बन के 12 ग्राम लेते हो तो उसमें एटम्स कितने होंगे? 1 मोल। 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर कितने होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। मतलब जब आप इतने एटम्स का मास लेते हो वो मोलर मास होता है। सेम वे नाइट्रोजन का अगर 14 ग्राम लोगे तो उसमें कितना होगा बेटा? इतना। हाइड्रोजन का लेते हो कितना होगा? इतना। गेटिंग इट? हीलियम का लेते हो सेम, इतने एटम्स का मास आपका मोलर मास होगा। क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं? मैं आपको बोलूं कि कार्बन, आपके पास कार्बन 6 ग्राम है, 6 ग्राम में कितने एटम्स होंगे बताओ मुझे? 6 ग्राम्स में कितने एटम्स होंगे कार्बन के? बताओ। बताओ मुझे। हाफ मोल मतलब 6.02 इंटू 10⁻23
डिवाइडेड बाय 2, सिंपल सी बात है, हाफ होंगे। अब बच्चे इसको बहुत कंफ्यूज करते हैं इस चीज से। मैं एक सीडीएस का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बताता हूं आपको। 4 स्टेटमेंट्स थी, 4 स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना। 1 मोल ऑफ CO2, ध्यान से सुनना, हैव 6.02 into 10 raised to power 23 molecules. B क्या था? 1 mole of H2 have 6.02 into 10 23 molecules. Molecule. 1 mole of oxygen have 1 mole of atoms. 1 mole of oxygen atom. None of these. थोड़ा सा मैंने इसको चेंज करके लिखा है, none of these. क्या आंसर होगा इसमें? गलत कौन सा है इसमें? सी गलत है, ए गलत है, बी गलत है, कौन सा गलत है? ए है 1 mole of CO2 have 6.02 into 10 raised to power 23 molecules. 1 mole of H2 have 6.02 into 10 raised to power 23 molecules. 1 mole of O2 have 6.02 into 10 raised to power 23 molecules. Atom, sorry. कौन सा गलत है, कौन सा ठीक है, बताओ मुझे। हाँ जी, none of these. कौन सा ठीक है? मतलब सी ऑप्शन आपका ठीक होगा, क्योंकि 1 mole of O2 है 1 mole of oxygen molecules. एटम्स 2 मोल होंगे। एटम्स कितने होंगे बच्चे? 2 मोल्स। एटम 2 मोल होंगे, molecules of oxygen will be only 1 मोल, बट एटम्स डबल कर दोगे ना, ऑक्सीजन O2 में 2 एटम है ना, मोलिक्यूल एक है ये। क्लियर है? हाँ जी, बताओ मुझे, अपर्णा, सोनिया एंड रिची, क्लियर है कि नहीं है? सर एक बात दोबारा से बताना, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला। एंटिटीज काउंट करते हैं हम। अगर हम एटम बोलेंगे तो एटम काउंट करने हैं, अगर हम मॉलिक्यूल बोलेंगे एज मॉलिक्यूल काउंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 है, CO2 के अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो आपका मतलब ये लगभग 44 ग्राम में आपके 1 मोल किसके? CO2 के मॉलिक्यूल है। अगर एटम्स की बात करें तो एटम देखो, कार्बन के 1 मोल एटम है, ऑक्सीजन के 2 मोल एटम है। एटम नहीं बोलोगे आप उसको, एटम की क्वांटिटी तो ज्यादा हुई ना। एज ए मॉलिक्यूल आप CO2 को देखोगे तो 1 मोल है, बट नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? एंटिटीज, 2 अलग क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। यहां हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, मॉलिक्यूल का मतलब O2 है पूरा, और एटम की बात कर रहे हैं तो O2 में 2 एटम है ना, एक उसमें तो 2 मोल ऑफ एटम होंगे ना। क्लियर है कि नहीं? तो दिस मींस कि ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, ए और बी करेक्ट है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल पूछे थे, ठीक है सर। बोला था मतलब मॉलिक्यूल, इसमें एटम। जो क्वेश्चन आया था उसमें हाइड्रोजन का ही लिखा हुआ था कि H2 have 1 मोल ऑफ एटम, ये गलत ऑप्शन थी उसमें, मैंने यहां H2 की बजाय O2 लिख दिया, बस ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है? देखो, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिस नहीं करने, कोई डिफिकल्ट आउट ऑफ लीग क्वेश्चन है, जैसे पिछली बार इन लोगों ने ज्योग्राफिकल थॉट्स के क्वेश्चन पूछ लिए थे, जो ज्योग्राफिकल ऑप्शन वाले बच्चे को आने चाहिए, वो गलत हो जाए कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है उन क्वेश्चंस का गलत होना, लेकिन जो स्टैंडर्ड बच्चे को जो क्वेश्चन आते हैं वो गलत नहीं करने आपको। क्लियर? हमें बेसिक गलत नहीं करना, बाकी चाहे
डिफिकल्ट तो पेपर आ सकता है, कुछ भी इधर उधर से आ जाता है, आउट ऑफ लीग वाले क्वेश्चन नहीं करने होते। सोनिया अब आ गए, क्लियर है अब? हाँ जी क्लियर है ना? बताओ यहां कोई डाउट है? कैंडेला, देखो ये थोड़ी डिफिकल्ट है समझनी, फिर भी इसमें दो तीन चीजें आपको डिफाइन करनी आनी चाहिए, ठीक है? इसमें एक रेडियन, ठीक है, रेडियन की डेफिनेशन आनी चाहिए, स्टेरेडियन की डेफिनेशन आनी चाहिए, और थोड़ा सा मैं आपको कैंडेला की डिफाइन कर देता हूं कि क्या है। थोड़ा सा मुश्किल रहेगा बट फिर भी समझने की कोशिश करना। देखो एक रेडियन क्या होता है? एक रेडियन होता है जब आप एक सर्कल बनाते हो ना, एक सर्कल, एक रेडियन आपका नॉर्मल 2 डिग्री में जब हम प्लेन लेते हैं सर्कल का 2 डिग्री, थ्री डायमेंशनली 2 डायमेंशनल, 1 रेडियन क्या होता है? जब ये भी आर हो, ये भी आर हो, ये भी आर हो, ये आपका 1 रेडियन एंगल डिफाइन करता है। ये क्या है आपका 1 रेडियन। ये जब आपका प्लेन पेपर पे या 2 डायमेंशनल एंगल आप डिफाइन कर रहे हो। जब आप 3 डायमेंशनल एंगल डिफाइन करते हो वो स्टेरेडियन होता है। वो क्या होता है? स्टेरेडियन। मतलब ये आर है, ये आर है, ये आर स्क्वायर है, समझ रहे हो? मतलब ये, सॉरी, इसका आर मीटर स्क्वायर कर लो, सॉरी, मतलब इसका जो सरफेस एरिया, मान लो आपने एक स्फीयर लिया, आपने क्या लिया? एक स्फीयर लिया, उसका रेडियस, रेडियस तो ये होगा, और उसका जो सरफेस एरिया जो कवर कर रहा है, वो तीनों जब बराबर होते हैं, जो सॉलिड एंगल बनता है वो स्टेरेडियन होता है। वो क्या होता है आपका? स्टेरेडियन। ये चीज समझ आई है कि रेडियन क्या होता है? जब आपका ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, वो रेडियन है। नॉर्मल आपका सर्कल में एंगल डिफाइन करते हैं 2 डायमेंशन में। 3 डायमेंशनल एंगल मतलब सॉलिड एंगल जब आप डिफाइन करते हो, उसकी यूनिट है स्टेरेडियन। क्या है उसकी यूनिट? स्टेरेडियन है। फाइन, ये क्लियर है? बताओ मुझे, उसके बाद मैं कैंडेला की डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है? इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। फाइन, चलो। कैंडेला क्या है? आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी बताता है। क्या बताता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट है, ठीक है, इन ए गिवन डायरेक्शन। इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ल्यूमिनस एफिकेसी ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतने हजार्ड्स की फ्रीक्वेंसी, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। इस हर्ट्ज की, सॉरी हजार्ड, हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं, ठीक है, टू बी 683। हम सिंपल सुनना, यहाँ लुमिनस एफिकेसी यहाँ आपका क्या है? कांस्टेंट है। कितना है उसकी वैल्यू? 683। ध्यान से सुनना, लुमिनस एफिकेसी की डेफिनेशन से आपका कांस्टेंट माने हैं आपने कितना? 683। कितनी वैल्यू मानी है? लुमिनस एफिकेसी ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। अब यहां डेफिनेशन क्या आ जाती है आपको पता होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक जैसे आपकी व्हाइट लाइट है वो पॉलीक्रोमेटिक है, उसमें अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन है कि नहीं है? अलग अलग फ्रीक्वेंसी, उसमें रेड भी है, उसमें ब्लू भी है, विबग्योर पूरा पड़ा है, वो पॉलीक्रोमेटिक हो गया। मोनोक्रोमेटिक एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की आपकी रेडिएशन, वो मोनोक्रोमेटिक है। किस रेडिएशन की? इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन की, इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन की अगर लुमिनस एफिकेसी ये है 683, क्या है वो आपका क्या डिफाइन करेगी? वो आपका कैंडेला डिफाइन करेगी। वो क्या है आपका? कैंडेला डिफाइन करेगी। कैंडेला, कैंडेला स्टेरेडियन पर, यहां W क्या है हमारा? हाँ जी, वॉट, एनर्जी, पावर की डेफिनेशन है। किसकी है? पावर की डेफिनेशन है।
इससे हम क्या निकालते हैं, हमारा कैंडेला। अब सिंपल भाषा में मैं आपको समझा देता हूं। टॉर्च लाइट देखिए, टॉर्च लाइट, टॉर्च या एक ट्रायंगल सोच लो। ट्रायंगल, ट्रायंगल तो सोच सकते हो, सॉलिड कोन सोच सकते हो, कोन 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 तो सोच सकते हो। अब कोन, ये सोचो यहां से लाइट आ रही है, ये कोन है, और इस कोन से लाइट यहां पड़ रही है, इस एरिया पे पड़ रही है, मेरे हाथ पे। ये हाथ क्या है आपका, 1 स्टेरेडियन है। कितना है, 1 स्टेरेडियन। और वो लाइट आपकी डिफाइन कर रही है किसको, 683 लुमिनस एफिकेसी को। मतलब इतनी पावर की लाइट है, वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपकी क्या कहलाएगी, 1 कैंडेला। यहां शायद आपको डिफिकल्टी आए थोड़ा समझने में। यहां आप सिंपल याद रखो, 1 कैंडेला डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, लुमिनस एफिकेसी, जिसको हम 683 मानते हैं। कितना मानते हैं, 683। फाइन, क्या मानते हैं, 683। ठीक है, बाकी चीजों को मिला के हम क्या है, हमारा क्या है, जैसे किलोग्राम, मीटर, सेकंड, इन सब की तो डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। हम क्या निकाल लेंगे, हमारा कैंडेला की डेफिनेशन निकाल लेंगे। द इफेक्ट ऑफ डेफिनेशन इज दैट 1 कैंडेला इज लुमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स दैट एमिट्स a monochromatic radiation of this frequency and has a radiant intensity in that direction। उसी डायरेक्शन में कितनी, वोट पर स्टेरेडियन। इतने वोट, कितना, 1/683 वोट। 1/683 वोट पर क्या है आपका, स्टेरेडियन एंगल। ये आपका 1 कैंडेला डिफाइन कर रहा है। कोई भी रेडियस हो सकता है, कोई भी रेडियस हो सकता है, छोटी बॉल से लेके पूरा आप कितना बड़ा भी रेडियस ले लो, अगर उसके जो स्टेरेडियन एंगल है, उसका जो सॉलिड एंगल है, उस सरफेस पे 1/683 वोट की पावर आ रही है, तो मतलब वो एक कैंडेला आपका क्या है, 1 कैंडेला उसकी लुमिनस इंटेंसिटी है। क्लियर है? यहां सिंपल भाषा में बता रहा हूं कि जैसे, वेट करो 1 मिनट, ये बॉल है, शायद थोड़ी सी आपको दिखेगी, दिख रही है। इस बॉल का सॉलिड एंगल होगा, मान लो ये एंगल स्टेरेडियन है। ये जो सरफेस है, मैं मार्क कर लेता हूं, जैसे मैं इतना इतना मार्क कर रहा हूं, ये जो एंगल है ये 1 स्टेरेडियन है। इसके सेंटर पे आपका लाइट का सोर्स है, सेंटर पे। अब वो लाइट का सोर्स इस सरफेस एरिया पे 1/683 वोट की पावर जनरेट कर रहा है, पावर कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, 1 कैंडेला। बस ये डेफिनेशन है। याद क्या करना है, कैंडेला याद करना है, लुमिनस एफिकेसी की वैल्यू 683 मान के चलते हैं हम, कांस्टेंट लेते हैं किस केस में, कैंडेला के केस में। बस ये याद करो, एनफ रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी, बताओ मुझे, सारे याद हो जाएगा, स्टैंडर्ड यूनिट्स याद हो जाएंगी ना ये सारी? ठीक है, फिर हमारी लार्जर यूनिट्स, ये तो होगी स्टैंडर्ड यूनिट्स। कई बार हमें डिस्टेंस जैसे बहुत बड़ा नापना होता है, स्पेशली ये तीनों याद करोगे आप, चाहे ये क्यों पूछी गई है ये पहले। 1 किलोमीटर हमें पता है कितना, 10⁻³ मीटर होगा। लेकिन जब हम बात करें कि भाई सन, गैलेक्सीज, स्टार्स, उनके डिस्टेंस की बात करें, तो किलोमीटर्स में तो वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। किलोमीटर्स में वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? किलोमीटर्स में वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम फिर अलग लार्जर यूनिट लेते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU क्या होता है,
1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। क्या है ये? द डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेते हैं हम कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, उसकी वैल्यू कितनी है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। मीटर, या मैं सिंपल भाषा में बोलूं 149 बिलियन मीटर। इसको ऐसे भी याद, कई बच्चों को याद नहीं रहता, बिलियन मीटर या 149 मिलियन किलोमीटर। हर तरीके से याद होना चाहिए आपको। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चे? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर। अब लाइट ईयर डिस्टेंस की आपकी, हाँ जी, डिस्टेंस की यूनिट है, ना कि टाइम की। बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर कितना है आपका? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये क्या है? द डिस्टेंस लाइट कैन ट्रेवल इन एन ईयर। ये डिस्टेंस है लाइट एक ईयर में। ध्यान से सुनना, लाइट एक ईयर में कितना ट्रेवल करती है, वो डिस्टेंस आपका क्या है? 1 लाइट ईयर। क्लियर? बताओ मुझे। वन पार्ट से आपका क्या है? लगभग 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 3 ये तीनों आप याद रखोगे, ये तीनों आपको याद करनी है। डेफिनेशंस और वो सारी चीजें आपकी जो नोट्स हैं उनमें मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। क्लियर? फिर क्या है, कई बार हम सफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स। सफिक्स प्रीफिक्स यूज करते हैं, प्रीफिक्स। जैसे पेटा है, पेटा मतलब 10⁻15 मीटर। पेटा मीटर अगर करेंगे तो टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, ये सारे याद होने चाहिए आपको। 1 डेका मतलब 10⁻1, हेक्टो 2, किलो 3, मेगा जैसे मेगाबाइट्स होती है, गीगाबाइट्स होती है 10⁻9, 10⁻12 टेरा। सेम वे डाउनग्रेड, पास से जो आई थिंक क्लोजेस्ट जो हमारा सन के अलावा जो स्टार है उसका डिस्टेंस है। आई विल चेक इट। पास से जो डेफिनेशन है, क्लोजेस्ट स्टार जो दूसरा स्टार है उसका डिस्टेंस है, आई थिंक। आई विल चेक इट। फाइन? क्लियर है? हाँ जी। सेंटी नीचे, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। ये क्या है? 10⁻⁻6 माइक्रो, नैनो 10⁻⁻9, पिको, फेम्टो 10। ये टेबल आप याद करोगे। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? फाइन? ये टेबल आपको हेल्प करेगा, ये डायग्राम आपको हेल्प करेगा किस चीज में? देखो सेकंड को डिफाइन, हाँ जी, सेकंड के लिए हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी ऑफ सीसियम एटम, हाइपर ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ सीसियम एटम। मीटर, कांस्टेंट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
अम्पेयर, अम्पेयर के लिए अलग से क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रिक चार्ज हम लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। बाकी देखो जैसे सेकंड किलोग्राम के लिए प्लैंक्स कांस्टेंट, एवोगैड्रो नंबर, इसके लिए लुमिनस एफिकेसी, लुमिनस एफिकेसी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सारे याद करोगे, इनकी सबकी वैल्यूज भी याद करोगे, इन सब की वैल्यूज याद करोगे। फिर देखो मीटर के लिए सेकंड और स्पीड ऑफ लाइट से हमारा काम चल जाता है, मीटर निकल जाएगा, ठीक है। किलोग्राम के लिए प्लैंक्स कांस्टेंट, सेकंड, मीटर। एम्पेयर के लिए सेकंड और इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू। केल्विन के लिए मीटर, सेकंड, किलोग्राम एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कैंडेला के लिए मीटर, सेकंड, किलोग्राम एंड लुमिनस एफिकेसी। एंड मोल के लिए एवोगैड्रो नंबर। इससे आप रिवाइज कर सकते हो पूरा चैप्टर, एक बार आप पढ़ लोगे भूलोगे नहीं इसे। क्लियर है? फाइन, ये सारे आपका, हाँ जी, ये सारी चीजें आपके नोट्स में है। दिस पीडीएफ विल बी शेयर्ड विद यू, ठीक है। ये पीडीएफ आपसे शेयर की जाएगी। क्लियर? सर पीडीएफ के अलावा भी हमें एनसीईआरटी कवर करनी पड़ेगी या ये सफिशिएंट होगा? सफिशिएंट। मैंने एक्चुअली ये सारी पीडीएफ एनसीईआरटी और तमिलनाडु टेक्स्ट बुक के जो 6 से 10 तक के चैप्टर हैं वो कंबाइन करके बनाए हैं। ओके सर। तो मतलब इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सभी की अवेलेबल है। मतलब पूरी ही फिजिक्स की हम जल्दी डाल देंगे, फिजिक्स बायो सबकी, ठीक है। कुछ चीजें हैं जैसे केमिस्ट्री में सारे चैप्टर्स तो हम, मतलब सारे का मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम छोड़ सकते हैं, और कुछ जो 11th वाला, जैसे मैंने बताया था 11th का चैप्टर करना जरूरी है, एवरीडे केमिस्ट्री, जिससे पिछली बार 3 क्वेश्चन थे हरियाणा सिविल सर्विसेज में, यूपी पीसीएस में भी पूछे गए थे, सेम चैप्टर से, लाइन टू लाइन पूछते हैं उस चैप्टर से केमिस्ट्री के, क्योंकि वो बेसिक डे टू डे लाइफ की जो केमिस्ट्री एप्लीकेशन है उस पे चैप्टर है, तो वो करेंगे। सिमिलरली जैसे बायोटेक वाला चैप्टर है 12th का, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं जीन्स वगैरह से, तो वो करेंगे। बाकी 6 to 10th है, बाकी उससे बाहर नहीं है, ठीक है। मतलब हमें केमिस्ट्री में भी नहीं, मतलब सिर्फ नोट्स ही करने हैं? सिर्फ नोट्स करने हैं, कुछ भी नहीं करना। आप जो भी, हाँ ये है कि आपको जो है एक तो टेस्ट करने होंगे, और दूसरा वी विल ट्राई कि आपको उसके अलावा भी जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड जो है साइंस के लिए, जैसे साइंस का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना जनरल साइंस के, वो सीडीएस और सीएपीएफ के पेपर से लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस करना बेटर रहेगा, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सारा रिवीजन भी हो जाएगा, वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर? ठीक है सर। सर मोस्ट प्रोबेबली कितने कौन से ईयर के वो रिपीट करते हैं, कोई आइडिया? जैसे मतलब अगर आप 5 to 6 इयर्स के भी कर लोगे, मोर देन एनफ रहेंगे, सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं उससे, ठीक है सर। ठीक है। आई विल शेयर, ये सारी चीजें मैं आपसे शेयर कर लूंगा। ओके, थैंक यू सर। हाँ नोट्स एनफ है साइंस के, आई कैन से बिल्कुल, इसके अलावा एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। फाइन, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखो वी हैव टू कंप्लीट दीज थिंग्स, बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करनी है, तो वी हैव इन, हमने इस फॉर्म में रखा है सारी चीज़ों को कि जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो और आपका टाइम भी ना ज़्यादा वेस्ट हो। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स 100 पेजेस में आपकी पूरी कंप्लीट है, 6 to 10th लगभग 100 पेजेस में, तो मोर देन एनफ, मतलब सब कुछ कवर है उसमें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कंसेप्ट्स हैं, सब कवर है उसमें। फाइन, नेक्स्ट है हमारा फोर्स एंड मोशन। अब ये टॉपिक, पहले ना इससे क्वेश्चन बहुत आते थे, अब इस टॉपिक से क्वेश्चन थोड़े कम हो गए। अब जैसे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा है ना ऑप्टिक्स पे हो गया है, जैसे जो आपका लाइट वाला चैप्टर है, और जो आपका, अगर मैं बात करूं, जो आपका
मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे लास्ट टाइम, इस टाइम तो नहीं, लास्ट टाइम 4 क्वेश्चन बने थे। तो चेंज होता रहता है, बट हाँ हमें डिटेल में फिजिक्स के सिर्फ 9 टॉपिक हैं, 6 to 10 में सिर्फ 9 टॉपिक है। 9 टॉपिक करने में टाइम ही कितना लगेगा, आप उसे एक दिन में रिवाइज कर सकते हो। इन लेक्चर्स के बाद आप उसे एक दिन में रिवाइज कर लोगे। फाइन। फोर्स एंड मोशन, ठीक है। पूरा तो नहीं हो पाएगा, हम लगभग 2 घंटे की क्लास ये कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। कभी कभी ये क्लास 2.5 घंटे की भी हो सकती है, डोंट वरी, टाइम ऐसा है कि हम वी कैन मैनेज इट, ठीक है। चलिए, मोशन क्या है? देयर इज ए चेंज इन पोजिशन। सबको पता है मोशन क्या है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब किसी पॉइंट से आप रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट बिना मोशन का मतलब भी नहीं है कुछ, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, बस में 2 बंदे बैठे हैं और एक बंदा बाहर खड़ा है। तो अगर मैं कहूं मेरे साथ वाला बंदा बस में बैठा है, वो मेरे रिलेटिव तो क्या है, स्टेशनरी है ना, मूव नहीं कर रहा। और जो बाहर वाला बंदा है उसके रिलेटिव वो बंदा मूव कर रहा है, करता है कि नहीं करता। दिस इज रिलेटिव मोशन। मोशन हमेशा रिलेटिव टर्म्स में ही हम बात करेंगे, ठीक है। और मोशन क्यों होता है? मोशन occurs when the object is pulled or pushed by an agency। एजेंसी का मतलब है कुछ भी हो सकता है, ह्यूमंस हो सकते हैं, एनिमल हो सकता है, या नॉन एनिमेटेड। नॉन एनिमेटेड का मतलब आपका कोई मैकेनिकल चीज हो सकती है जो मतलब ऑर्गेनिज्म नहीं है। फोर्सेस आर पुश और पुल बाय एनिमेट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। इनएनिमेट का मतलब है जैसे मैकेनिकल चीज है, जैसे आपका इंजन है, इनएनिमेट है, ठीक है। फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो सकते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो सकते हैं, एग्जाम्पल बन सकते हैं। जैसे आपको 3 एग्जाम्पल दे दिए कि ये 3 स्टेटमेंट्स दे दी कि ये नॉन कॉन्टैक्ट है या कॉन्टैक्ट मोशन है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या होता है, जैसे आपका हवा चलती है, हवा चलती है कि नहीं चलती, मोशन है कि नहीं है, मॉलिक्यूल्स का मोशन है, उसे कोई पुश थोड़ी कर रहा है, वो प्रेशर डिफरेंस के कारण चलती है। वो क्या है, आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। अब मैं आपको धक्का दे रहा हूं किसी चीज को, पहिए को, या किसी चीज को पुश कर रहा हूं या पुल कर रहा हूं, वो आपका कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो गया। फाइन। अब यहां डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मुश्किल नहीं है चीजें ये, लेकिन क्या है, 3 या 4 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट आपको इनमें से भी दे सकता है। वो डिस्टेंस क्या इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय बॉडी, ट्रेवल बाय बॉडी। फाइन। अब ये मुश्किल चीज ही नहीं है, लेकिन रीजनिंग बेस्ड वो कई बार स्टेटमेंट दे देता है। रीजनिंग बेस्ड स्टेटमेंट दे देगा और आप उसमें फंस जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, देखो यही लॉजिक सीखना है आपको, जरूरी नहीं है कि हर चीज फैक्ट आए आपको। क्वेश्चन अगर वो घुमा के एप्लीकेशन बेस्ड भी दे देगा ना, तो भी आना चाहिए उसको। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें मैं आपको ये चीज लिख देता हूं, अभी मेरे दिमाग में आया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है। डेफिनेशन आपने पढ़ ली, ध्यान से देखना जो मैं चीज लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान से।
A, B, C, D, कौन सा ठीक है? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब इसमें फटाफट आना चाहिए आपको, ये चीज मुश्किल नहीं है। जो बच्चा प्रिपेयर नहीं करके जाता वो वहां सोचने में टाइम लगाता है। लास्ट 2 बार से जो प्रॉब्लम हो रही है बच्चों की एग्जाम में, प्रीलिम्स में, वो ध्यान से सुनो। लास्ट 2 जो पेपर हुए हैं HCS के, उसमें आपको सेकंड रीडिंग का टाइम नहीं मिलता। ध्यान देना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ना सेकंड रीडिंग का टाइम नहीं मिलता। सेकंड रीडिंग का टाइम से मेरा मतलब है कि जैसे ही आप, कई बार क्या सोचते हैं हम, जैसे एग्जाम्स देते हैं उनमें 2 बार रीडिंग करने का टाइम मिल जाता है 2 घंटे में। अब इतने लेंथी पेपर आ रहे हैं कि एक बार भी कंप्लीट नहीं होता। एक बार कंप्लीट नहीं होता, यू हैव टू रीड फास्ट एंड यू हैव टू क्विक। बहुत जल्दी जल्दी आंसर करना होगा आपको, और वो आंसर करना ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब आपके अटेम्प्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी सिलेक्शन का। समझ रहे हो? बच्चे पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए थे पिछली बार, ये चीज आपको ध्यान देनी है। क्लियर? हाँ जी, डिस्टेंस और ये समझ आ गया। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें, वो यूनिफॉर्म है। इक्वल टाइम में नॉन इक्वल डिस्टेंस, या इक्वल डिस्टेंस एंड नॉन इक्वल टाइम, मतलब अलग अलग डिस्टेंस हो, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म है। अब जनरलाइज क्वेश्चन क्या आ जाता है, जो आया हुआ है स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, उसकी मैं बात करता हूं। स्टेट पीसीएस में जनरलाइज जो है आपका, जो है, हाँ जी, स्टेट पीसीएस में जनरलाइज जो स्टेटमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कैन बी, और एग्जैक्ट सर्टेन नहीं होता बट वो आंसर होगा, ठीक है। ए कार मूविंग, a car moving in a congested urban area, a car moving in a congested urban area, fine. A cyclist moving in an crowded urban area, a bullock cart moving in a field, open field, or on a highway. कौन सा यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल हो सकता है? बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, बुलक कार्ट, क्योंकि वो स्पीड चेंज नहीं करेगी, क्योंकि ओपन स्पेस में यूजुअली आपका ट्रैफिक क्या रहता है, यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है। जो कंजेस्टेड स्पेसेस होते हैं उनमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हाँ बिल्कुल ठीक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हम क्या कर देते हैं, इजी ले जाके ये चीज़ें गलती कर देते हैं बहुत फास्ट, ठीक है। नर्थ सेल में जो है क्लासिफाई कर सकते हैं हम जो मोशन को है, लीनियर मोशन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कर्वी लीनियर, कर्व बना रहा है, सर्कुलर, रोटेटरी, रोटेशन में घूम रहा है, रोटेटरी, रोटेशन, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, अर्थ क्या कर रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, वो क्या है, रोटेटरी मोशन, ठीक है। ऑक्सिलेटरी, जैसे टू एंड फ्रो कर रही है, जिगजैग, इरेगुलर, जैसे हनी भी करती है जिगजैग मोशन। पीरियोडिक मोशन हो सकता है, नॉन पीरियोडिक। अभी देखो ये मुश्किल चीजें नहीं है, पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल बताओ एंड नॉन पीरियोडिक का एग्जांपल बताओ। पीरियोडिक मोशन के नेचुरल एग्जांपल बताओ मुझे, पीरियोडिक मोशन के नेचुरल एग्जांपल्स बताओ। हाँ जी, पीरियोडिक मोशन के नेचुरल एग्जांपल्स। नेचुरल पेंडुलम छोड़ दो, डायurnal, मतलब अर्थ का रोटेशन, अर्थ का रेवोल्यूशन, मून का रेवोल्यूशन,
ये सारे क्या पीरियोडिक मोशन है कि नहीं है? टाइड्स पीरियोडिक मोशन है कि नहीं है ना? ये सारे आपके पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल हैं। बेसिक है, ये बेसिक चीजें कर रहे हैं आज हम, बिल्कुल ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी में फर्क है। स्पीड क्या है आपका? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, v इक्वल टू एस बाई टी। एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। अब यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। दोनों क्वांटिटीज में, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज में आपका डायरेक्शन मैटर नहीं करती, सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड मैटर करता है। क्या मैटर करता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है। इन वेक्टर क्वांटिटीज आपका डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों मैटर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो स्पीड है, स्पीड क्या है आपका? हाँ जी, स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कई बार हम जनरल टर्म्स में हम ओवरलैप कर जाते हैं इन टर्म्स को, बट साइंटिफिकली फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम आपका वेलोसिटी होता है। क्या होता है? वेलोसिटी, कि किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो वो वेलोसिटी डिफाइन करेगा आपका। क्लियर? बाकी भी जो है आपको, हम जैसे फोर्स है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? टेम्परेचर है, कोई फर्क, कोई डायरेक्शन थोड़ी है। डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस किस डायरेक्शन में हो रही है, कोई मैटर नहीं करता, स्केलर क्वांटिटी है ना? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। फाइन। वेलोसिटी की भी बात कर ली, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ये सारी चीजें है इजी, बट वी हैव टू गो थ्रू फटाफट। लेकिन ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों चीजें मैटर करती है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। मीटर, ये आपकी वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट्स हैं। नेक्स्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है? ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी ए स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स सेम। तो स्पीड मतलब वेलोसिटी बढ़ी नहीं तो उसका मोशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो वो क्या है आपका? कोई वेलोसिटी नहीं बढ़ी। लेकिन कई बार क्या है, आप वेलोसिटी तेज होती है, कई बार कम होती है। जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं तो मतलब जब हम रेस बढ़ाते हैं तो आपका ज़्यादा होती है, तो वो एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि पर यूनिट टाइम आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, चाहे वो नेगेटिव है, नेगेटिव को रिटार्डेशन भी बोल देते हैं, डी एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। एक्सेलरेशन आपका जो है वेलोसिटी में कितना चेंज आया वो एक्सेलरेशन होता है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, इसकी यूनिट्स क्या है? ये है, ठीक है। इजी है रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज इन, वो कैसे करते हैं? एक्सेलरेशन इज v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t पर यूनिट टाइम, जितना टाइम लिया है वो आपका एक्सेलरेशन होता है। वो क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन होता है। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बच्चे मिस कर जाते हैं, एक्सेलरेशन चेंज क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकती है। एंड एक्सेलरेशन दोनों चीजों के कारण, क्योंकि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के कारण भी चेंज हो सकती है और डायरेक्शन के कारण भी चेंज हो सकती है।
ध्यान देना, मैग्नीट्यूड के कारण भी और किसके कारण, मैग्नीट्यूड के कारण भी और डायरेक्शन के कारण भी। कोई भी, मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, चाहे यूनिफॉर्म स्पीड से एक सर्कुलर मोशन में है कोई भी चीज, वो एक्सेलरेट कर रही है कि नहीं कर रही, मुझे बताओ। सिंपल ये स्टेटमेंट बन जाती है, आया भी हुआ है, हरियाणा सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, 3 स्टेटमेंट थी कि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगी या कंटिन्यूसली एक्सेलरेट होगी, चाहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो चाहे, बताओ मुझे। क्योंकि डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन भी आपका एक्सेलरेशन होता है, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन हो तो भी एक्सेलरेशन है, सिर्फ स्पीड चेंज हो तो भी एक्सेलरेशन है। सर्कुलर मोशन में हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती, नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगी, क्योंकि बार बार डायरेक्शन चेंज होती है कि नहीं होती, बताओ मुझे। और सिंपल क्वेश्चंस, अगर मैं बात करूं ना, अगर मैं सिंपल बात करूं, जैसे एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पूछता हूं एक्सेलरेशन पे, ठीक है। एक ट्रेन चल रही थी, उसमें एक पैसेंजर था, ध्यान से सुन रहा, एक ट्रेन चल रही थी और उसमें पैसेंजर बैठा था, ठीक है। ही हैज ए कॉइन इन हिज हैंड, उसके हाथ में कॉइन था, उसने कॉइन को उछाला, क्वेश्चन है ये, लिटरली क्वेश्चन है, ठीक है। कॉइन को उछाला और कॉइन जो है उसके हाथ से पीछे गिरा, कॉइन क्या हुआ, उसके हाथ में नहीं गिरा, कॉइन पीछे गिरा। यू हैव 4 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रेन इज moving with uniform acceleration, uniform velocity. Train is moving with uniform velocity. Then train is accelerating. Second option, train is deaccelerating. None of these. क्या होगा कि भाई सिक्का, जैसे ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, कैमरे की तरफ सोचो, मैंने सिक्का उछाला, सिक्का इस साइड गिरा उससे पीछे, तो ट्रेन डीएक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, या कोई चेंज नहीं है उसकी वेलोसिटी में। एक्सेलरेट कर रही है बेटा, एक्सेलरेट कर रही है। देखो, अगर सेम रहता तो सिक्का उसके हाथ में गिरता, अगर ट्रेन की स्पीड कम हो जाती तो सिक्का आगे गिरता, डीएक्सेलरेट कर जाती, क्योंकि सिक्के में वही स्पीड है, सिक्का ट्रेन के साथ जुड़ा हुआ था ना जब तक उसके हाथ में था, उछाला तो वो उसका मोमेंटम रहेगा, वो उसी स्पीड से मूव कर रहा है जब वो उछाला था। अगर ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है तो बंदा आगे निकल जाएगा और सिक्का रह जाएगा पीछे। अगर ट्रेन रुक रही है तो जो उसका क्वाइन है वो आगे गिरेगा और ट्रेन पीछे रह जाएगी। बताओ, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी, रिची, अपर्णा, सोनिया, समझ आया कि नहीं आई ये चीज? वॉट दिस और नॉट? क्लियर है? क्लियर है ना? देखो, ये चीज अप्लाई करनी, जो पढ़ो ना, अब इसमें हर चीज तो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड भी पूछ सकता है, तो रट्टा सिर्फ नहीं। यही चेंज आया है जो एचसीएस का एग्जाम है, जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम है, सब में ये चेंजेस आए हैं। यूपीएससी ने भी वही चीज किया है कि आप फैक्ट्स रट के पेपर क्लियर नहीं कर सकते, आपको अप्लाई करना आना चाहिए, आपको एनालिटिकली सोचना आना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। क्लियर? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ्स अब नहीं पूछे जाते, बट आज से 4-5 साल पहले ग्राफ्स के क्वेश्चन आते थे, क्या पता इस बार पूछ ले, तो आपको ग्राफ कभी मिस नहीं करना, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ये लास्ट है, मतलब
पूरे ग्राफ्स करके वी विल एंड दिस क्लास। टुडेज क्लास हम सिर्फ ये करके ख़त्म कर देंगे, नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट कल के लेक्चर में कवर करेंगे। फाइन। देखो कार एट रेस्ट, तो आपका डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, कोई डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा। कार एट रेस्ट 0 1 टाइम पे आपका वो क्या है, इतने डिस्टेंस है, 20 मीटर पे थी 1 सेकंड बाद, उसके बाद रेस्ट पे है, तो कोई चेंज नहीं आया, डिस्टेंस वही रहा। ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। ये किसका है? डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। कार इज रेस्ट, तो उसमें क्या पूछ लेते हैं, व्हाट दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स। कार इज एट रेस्ट, कार इज एक्सेलरेटिंग, कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बच्चे क्या करेंगे, डिस्टेंस टाइम, वो लाइन सीधी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वो ये नहीं देखेंगे कि ये डिस्टेंस टाइम है, ना कि वेलोसिटी टाइम। समझ रहे हो मेरी बात? फर्क है। ये चीजें गलतियां करते हैं, मैंने देखा है बच्चों को, ये गलतियां करते हैं कि हाँ देखा ये सीधी लाइन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी यार, कर देता हूं। नेक्स्ट ग्राफ देखो, कार ट्रेवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस टाइम का ही ग्राफ है। किसका है? डिस्टेंस टाइम का। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम टाइम इंटरवल में वही डिस्टेंस, पहले 1 सेकंड में 10 मीटर, अगले में भी 10, अगले में भी 10, अगले में भी 10, अगले में 10। दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल है। द ग्राफ रिप्रेजेंट ए जीरो कांस्टेंट ग्रेडियंट, द डिस्टेंस इंक्रीज 10 मीटर एवरी सेकंड। सोनिया देखो इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि आपका जो है 20 मीटर के बाद कार रुक गई, उसके बाद देखो डिस्टेंस जो है आपका यूनिफॉर्म रहेगा। कार एट रेस्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। नेक्स्ट में देखो कार की जो है यूनिफॉर्म स्पीड, कार ट्रेवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, पहले 1 सेकंड 10 मीटर कवर किया, अगले 1 सेकंड 10 और कर दिया, अगले 10 सेकंड 10 और कर दिया। 1 सेकंड में 10 मीटर ही तो ट्रेवल कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड हुई कि नहीं हुई? उसका ग्राफ क्या होगा आपका जो है कांस्टेंट ग्रेडियंट, मतलब सीधा आपका कांस्टेंट ग्रेडियंट बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कार ट्रेवलिंग एट इंक्रीजिंग स्पीड, पहले 1 सेकंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर थोड़ा ज्यादा किया, फिर थोड़ा ज्यादा किया, उसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा, उसमें कर्व्ड लाइन बनेगी। कर्व्ड लाइन क्यों बनेगी? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और ये स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज होती तो आपका ग्राफ उल्टा बनना, कार ट्रेवलिंग एट डिक्रीजिंग स्पीड, उसमें कर्व का डाउनवर्ड फेस होगा, कर्व का क्या रहेगा? डाउनवर्ड फेस रहेगा। ये आपके डिस्टेंस टाइम वाले ग्राफ है। मैं पहले ही बता देता हूं, डिस्टेंस टाइम वाले ग्राफ नहीं इतने पूछे गए थे पहले भी, ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो ये है स्पीड एंड टाइम वाले। स्पीड एंड टाइम, बस एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब आपकी स्पीड 0 है, कितना भी टाइम है स्पीड 0 है, उसका क्या होगा आपका एक्स एक्सिस पे ही आपका डिस्टेंस स्पीड रहेगी, क्योंकि 0 है स्पीड। बस ट्रेवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका क्या है? लीनियर हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। क्या बनेगी? लीनियर हॉरिजॉन्टल लाइन। स्पीड टाइम ग्राफ है। एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग होगा मतलब जब आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब आपका स्पीड पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो रही है, मतलब पहले स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर 20 मीटर पर सेकंड होगी, फिर 30 मीटर, फिर 40 मीटर, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है ना, बट 10 मीटर पर सेकंड हर 1 सेकंड के बाद इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या है? एक्सेलरेशन है। देखो डिस्टेंस टाइम वाले में ये क्या बता रहा था? यूनिफॉर्म स्पीड बता रहा था। इसमें क्या बता रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम में क्या बता रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
ये चीजें ध्यान देने वाली है बस ग्राफ्स में। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, बस ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव। जब आप ब्रेक मारते हो तो आपकी स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंटली कम होती जाती है। वो किसका एग्जांपल है? डी एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। बस ट्रेवलिंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन बट नॉन यूनिफॉर्म। कभी 10, 5, फिर 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 15 होगी, फिर अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग स्पीड इंक्रीज हो रही है। वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, जब आपकी एक्सेलरेशन डिक्रीज होती हो, उसका कर्व क्या है? डाउनवर्ड फिशिंग कर्व बनेगा। बस ये हमें करने थे। ये ग्राफ आप एक बार देखोगे सारे। फाइन। इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, 9th क्लास का चैप्टर है में है ये सारी चीजें, और आगे सारा कंटिन्यू करेंगे। अब मुझे बताओ आपके डाउट्स और क्वेश्चंस जो भी आपने पूछने हैं, यू कैन आस्क मी। फाइन, क्लियर? आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे। एनी इश्यू बताइए मुझे। क्लियर है? हाँ जी, रिची, सोनिया, ना पन्ना, सब कुछ क्लियर है ना? मोल कॉन्सेप्ट देखो। मोल, सोनिया, जो मोल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो। मोल कॉन्सेप्ट है सिंपल आपका, जब आप काउंट करते हो तो आप जो है क्या देखते हो? मान लो आपको 1 दर्जन केले लेने हैं, तो आप ये देखते हो 1 दर्जन का मतलब है 12 यूनिट, 12 एंटिटीज। कितनी एंटिटीज है? 12 एंटिटीज है, 12 नग। हरियाणा में नहीं बोलते कितने नग हो गए, समझो इस चीज को कि कितने नग। कई बार हम कहते हैं ना कितने 12 चीजें होंगी, है ना? एंटिटीज का मतलब इतनी चीजें होंगी। अब ये चीज जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे और एटॉमिक लेवल पे जब बात करते हैं चीजों को काउंट करने की, तो हम वहां एवोगैड्रो नंबर यूज करते हैं। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। ये किसी भी चीज की हो सकती है। आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जैसे इतने आयन से तो 1 मोल ऑफ आयन हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन से तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इतने एटम है तो 1 मोल ऑफ एटम्स हो जाएगा, इतने मॉलिक्यूल्स है तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ये बात समझ आई कि ये क्वांटिटी है, क्वांटिटीफाई कर रहे हैं हम एवोगैड्रो नंबर से। अब जो मैंने आपको बताया था वो बताया था कि एक्चुअली एवोगैड्रो नंबर भी हमने कैसे कैलकुलेट किया। कोई भी चीज है उसका अगर हम मोलर मास निकालते हैं, मोलर मास किससे आया? मोलर मास किसी भी चीज का क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन का है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, सिर्फ हाइड्रोजन, H2 नहीं कर रहा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का वेट होगा 1 ग्राम लगभग। क्यों? 1 मोल का मतलब हो गया आपका 6.02 इंटू 10⁻23, जो उसका एटॉमिक मास है वही आपका एटॉमिक मास कितना है इसका? 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। वो ग्राम में कर देते हो तो वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाता है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल, इसका मतलब है H2 के इतनी क्वांटिटी है, 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटीज ऑफ H2 मॉलिक्यूल है, और H2 मॉलिक्यूल 2 ग्राम है। अब इसमें मॉलिक्यूल तो इतने हैं, अगर आपको कोई बोले एटम कितने हैं तो इंटू 2 करोगे कि नहीं करोगे? बताओ मुझे, इंटू 2 करोगे कि नहीं करोगे? करोगे, ऑब्वियसली करोगे, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स की जो एंटिटी है वो डबल है,
मॉलिक्यूल से, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, H2 को, ना कि H एटम को। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, H2 को। क्लियर है ये सब? बताओ मुझे। सोनिया आप बताओ, क्लियर? चलिए फिर, कोई भी इशू है आपसे जो पीडीएफ है दोनों शेयर कर ली जाएंगी, ठीक है? कल के लेक्चर में भी वही करेंगे वैसे हम, ठीक है? पीडीएफ शेयर हो जाएगी और पीपीटीज में सेम चीजें हैं, तो पीपीटी हम शेयर नहीं करेंगे। आपका जो कंटेंट है सारा का सारा आपको आपकी पीडीएफ में मिल जाएगा। क्लियर? कोई भी इशू है तो मुझे बताइए। लेक्चर ओवर करें? ठीक है, चलिए, थैंक यू।